आशिकी 3। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। आप मेन एंटागोनिस्ट हो फिल्म में। तो इसके ऊपर आते हैं। तो ये मूवी जब आपको मिली थी तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या था? आप जब सिक्किम में शूट कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि अपने घर पे शूट कर रहे हो वहां पे? मुझे यही था, मुझे लगा कि मैं घर पे शूट कर रहा हूँ। खाना भी वैसा ही है, लोग भी वैसे ही है, पानी भी, हवा पानी भी वही है, एनवायरनमेंट भी एग्जैक्टली वही है। आई थिंक मुझसे ज्यादा मेरे डायरेक्टर को पसंद है उनको ऐसी लोकेशन पे, क्योंकि उन्होंने लास्ट बर्फी की काफी मूवीज उन्होंने वहां पे शूट की है। उनकी वन ऑफ द फेवरेट लोकेशंस है वो। मॉडलिंग में आने के पहले आई कम टू योर चाइल्डहुड। आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, बट हाउ कम मॉडलिंग में लैंड हो गए आप? एक्चुअली अभिजीत ऐसा कोई प्लान नहीं था। डेफिनेटली बिकॉज मेरी सारी फैमिली आर्मी में सर्व करती है, इवन माय अंकल्स। हम्म। माय बोथ अंकल्स आर एक्स आर्मी ऑफिसर्स। एंड मेरा कजिन है जो कि अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था, ही गॉट पोस्टेड नियर बाय द एलओसी। ओके। अभी भी आई थिंक एक हफ्ते पहले उनसे बात हुई। सो ही इज पोस्टेड देयर इन दैट सेंसिटिव एरिया। और वो लड़का 22 साल का है। सो मेरा प्लान यही था कि लाइक मुझे आर्मी में मुझे ज्वाइन करना है। एंड उसके लिए मैंने काफी ट्रेनिंग भी की, एनसीसी एनएसएस, एंड उसके बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं प्रोसेस को कंप्लीट किया। बट अनफॉर्चुनेटली शायद वो किस्मत में मेरे लिखा नहीं था। मे बी किस्मत को मुझे कहीं और ही ले जाना था। तो जो, अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो एक गाना भी है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अच्छा, राइट। तो वो आई थिंक जिंदगी मुझे उसके बाद मॉडलिंग में लेकर आई। मुझे लगा कि शायद आई थिंक इस चीज से मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी रुकती नहीं है किसी के लिए। तो मुझे लगा शायद अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जिसके लिए मैंने सोचा कि ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कुछ जॉब्स किया। एंड देन आई थिंक उससे कुछ हो नहीं रहा था, बिकॉज उस टाइम आई वाज लर्निंग। मैं आई थिंक अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहा था ओपन डिस्टेंस लर्निंग से। मतलब आप जानते ही हो, लाइक 9 to 5 जॉब से ना वो टाइम नहीं मिल नहीं, पाता नहीं मिलता, राइट। आपको पढ़ने का। सो मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए था कि यार हाउ टू अर्न मनी माई एजुकेशन बाय माई सेल्फ। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद अब कुछ ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, कुछ क्या हो सकता है। तो ढूंढते ढूंढते जब मुझे मॉडलिंग के बारे में पता लगा कि हाँ, मॉडलिंग नाम की एक चीज है जो आपको एक अच्छा फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हो उस टाइम। और उसमें इतना ज्यादा टाइम देना भी नहीं होता। आप साइड बाय साइड अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, कर भी चुके हैं और करने भी जा रहे हैं। तो वहां से एक्टिंग मेरी मॉडलिंग की शुरुआत हुई। और उसके बाद कहाँ से ये 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला। बट टेल मी वन थिंग। आपने एडुकेशन के बारे में बात किया तो एडुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप मॉडलिंग में आते हो या फिर एक्टिंग में जाते हो? क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि एक्टिंग में चले जाओ, मॉडलिंग में चले जाओ, एडुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बीच में छोड़ के वो लोग कंटिन्यू करते हैं कि चलो मुझे मॉडलिंग में मौका मिल गया है या ऑफर आ गया है तो चलो वही कंटिन्यू करते हैं एडुकेशन छोड़ के। आपको क्या लगता है? एजुकेशन अगर मेरे हिसाब से कहा जाए, जरूरी नहीं है कि स्कूल वाली एजुकेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस कला में आप जाना चाहते हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में आपको इतनी समझ होनी चाहिए। अगर आपको उस पे अपनी एक पकड़ जमानी है और आपको उस क्राफ्ट में कुछ अपना एक नाम बनाना है, तो उस क्राफ्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बेसिक एजुकेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एंड हम देखते भी हैं कि जिंदगी में ऐसे लोग भी आए हैं जो एक एक अच्छा इतिहास बना के गए थे। राइट, राइट। पर अगर देखें स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में, तो इतना उनको वो नसीब ही नहीं हुआ। बेसिकली ये नसीब की बात है, अगर कोई बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं, कोई बच्चे नहीं कर पाते। किसी के हालात तो देखिए, इंसान, हम इंसान है, इंसान के हालात ही हैं जो हमें आ, जिंदगी के एक ना एक दौर आए पे लाके खड़ा कर देते हैं। तो हाँ, एजुकेशन जरूरी है, बट अब नहीं है, नहीं हो पा रहा, या आप उस फाइनेंशियल सिचुएशन में हो ही नहीं, क्या कुछ भी करके, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर। अब उसके बाद यही है कि जिस कला में आप जाना चाहते हो उस कला के प्रति आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखो उतनी ज्यादा अच्छी बात है, ताकि उस कला को आप एनहांस कर सकते हो आगे जाके। और व्हेन डिड यू फर्स्ट स्टार्ट अर्निंग? पहला कमाना
पहला कमाना तो बहुत पहले शुरू किया था। लाइक तो मैं बहुत यंग एज में, मुझे याद है कि मैं 10th क्लास में आई मैं आई थिंक एक इवेंट्स वगैरह करता था पहले उस टाइम। आई थिंक जब मैं दिल्ली में था तो उस टाइमिंग क्लब महिंद्रा करके कुछ इवेंट होते थे जो कि एक हॉलिडे पैकेज वगैरह देते राइट, राइट, राइट। हैं, हॉलिडे पैकेज वगैरह देते हैं। हम्म, हाँ, उस टाइम मुझे एक कोई फ्रेंड था, तो उसके उसके वाया थ्रू से मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि यार इवेंट करेगा क्या, सैटरडे संडे है, वैसे ही भी हमारा ऑफ होता है, हम्म, एंड विल गेट टू पे 2 दिन का हमें 1,000 रुपये मिल जाएंगे। हम्म, एंड उससे आई यूज टू, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई कि लाइक ये हाँ यार मुझे ये एक ऐसा मौका मिला है, चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो वो सैटरडे संडे हमें जाके ना जितने भी वहां पे ऑडियंस या जितने लोग शॉपिंग मॉल्स में आते थे, सो हमें उनकी डिटेल्स देनी होती थी एंड थोड़ा सा ब्रीफ करना होता था कि व्हाट इज क्लब महिंद्रा, आपको हॉलिडे पैकेज प्रोवाइड करता है, डिस्काउंट्स क्या आपको मिलेंगे, आप क्या पैकेजेस पे आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती, हम उन कस्टमर्स को बताते थे। अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनकी डिटेल्स हम फिल कर लेते थे पेन एंड पेपर से, एंड देन वो बाद में हम वो डेटा सबमिट करा देते थे अपनी कंपनीज को। एंड 2 दिन का हमें आई थिंक 1,000 रुपये कुछ मिलता था, जो जिससे मैं अपनी ट्यूशन की फीस, मैं अपने स्कूल की फीस, और जो फाइन मुझे सैटरडे का लगता था, हम्म। और अपनी यूनिफॉर्म्स, तो उस टाइम आई थिंक वो एक काफी अच्छा स्टार्टिंग का बिगिनिंग रहा। एंड देन आई थिंक उस टाइम में 16 साल का था। बहुत लोग के लिए ये मैसेज आया कि आप कमाने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपके पास जज्बा है कमाने के लिए, आप कमा लोगे। आप कम उम्र में भी कमा सकते हो। अभिजीत अगर देखें तो अभी इतने छोटे छोटे, मैं देखता हूँ आज की डेट में सोशल मीडिया हर चीज को कवर करता है। आज की डेट में मजबूरी में छोटे से छोटे बच्चे भी पैसे कमाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे भी ज्यादा कमाते हैं उस एज में। तो कुछ लोग कलाकार एज अपनी अपनी कलाकारी दिखा के करते हैं, जो बहुत सारे कलाकार हैं छोटे, आपने देखा होगा क्लासिकल सिंगर्स हैं। वो बच्चे तो मुझसे भी छोटे हैं, मुझसे आई थिंक मैं उस टाइम 16 साल का था, वो तो 12-13 साल के होंगे तब से वो गा रहे हैं। आज की डेट में आप जितने भी ये डांस चैनल्स वगैरह देख लो, इतने छोटे छोटे बच्चे मुझसे ज्यादा कितने ज्यादा कमाते हैं। तो चीजें सबके लिए, जिंदगी सबके लिए सेम ही है, बस ये है कि हालात परिस्थितियां लोगों के लिए अलग है। राइट, अग्री, अग्री, अग्री। बट जेंडर, टेल मी वन थिंग। 2013 में आपने मॉडलिंग स्टार्ट किया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? हाँ, 2000 तेरह में आपने स्टार्ट कर दिया था। उस वक्त तो सोशल मीडिया इतना नहीं एक्टिव था। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा आपको करियर आपको स्टार्ट करने में, या फिर लोगों से कनेक्ट करने में। आजकल क्या है कि आजकल आपको, आपके पास टैलेंट है, आप वीडियो बना के डाल सकते हो कहीं पे और लोग देखते हैं। राइट, उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी नहीं था बहुत लोगों के पास। तो आपको लगा था कि अगर आज के टाइम में होता तो थोड़ा जल्दी मेरे को ये सब मिल जाता जो उस टाइम मिला था। नहीं, मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे जब मिलना था, जहां मिलना था, जिस टाइम मिलना था, वो मुझे मिला। एंड मेरे लिए ये आई थिंक बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस रहा कि ये मैंने बहुत पहले शुरुआत की थी। बिकॉज जो चैलेंजेस उस टाइम फेस मैंने किया एज अ अपने आप को एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए, लाइक मुझे नहीं पता था कि इंडिया के टॉप 10 डिजाइनर्स कौन से हैं। आज की डेट में तो आप सर्च करो सब मिल जाता है। राइट। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ इंफॉर्मेशन सब है, बट लोगों के पास अब भी इतनी लैक ऑफ नॉलेज या स्किल नहीं है कि वो उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। वरना अभी भी लोग जॉबलेस ही है, हम फिलहाल देखा जाए, इतनी एक्सेसिबिलिटी के बाद भी लोग जिंदगी में राइट, राइट। बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे। अग्री। तो बात तो आई थिंक टाइम कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं है। आई थिंक हाँ टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं। जिन लोगों ने उस टाइम पे जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे कुछ अचीव किया, वही लोग इस टाइम भी अचीव कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया टाइम के अकॉर्डिंगली। और और मुझे जहां तक याद है कि मैं जब मैं मॉडलिंग के बारे में अपने आप को ग्रूम कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि लाइक हु आर द टॉप 10 बेस्ट मॉडल, टॉप 10 फोटोग्राफर्स कौन से हैं, फोटोग्राफर्स कौन से हैं। सो हर शाम को 5 बजे अपनी अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद आधे घंटे के लिए मैं साइबर कैफे जाता। आई यूज टू पे 50 रुपीज आधे घंटे के लिए, और मैं लिस्ट बना के आता था कि कौन से जितने इंडिया के टॉप 10 डिजाइनर्स कौन से हैं, टॉप 10 मॉडल कौन से हैं, मेल मॉडल कौन से हैं, अ, अ, सबसे ज्यादा अभी मार्केट में क्या चल रहा है, रैम 6 चल रहा है। उस तरीके जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तब तो लाइक, अभी भी
आप जितने भी सुपर मॉडल्स को जानते हो या अभी भी जानते थे, वो सारे रैम के मॉडल्स थे। तो ये इंफॉर्मेशन उस टाइम मैंने सारी निकाली। आई थिंक मुझे 6 महीने लगे थे ये पूरा डेटा निकालने में। एंड देन उसके बाद एक प्रोसेस था उनको रीच आउट करने में, पोर्टफोलियो बनाओ, कास्टिंग कास्टिंग्स पे जाओ, एंड अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया। पहले इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी, एंड इंडिया में इतनी ज्यादा लाइक हर सिटी में इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती। मेरी शायद वो ज्यादा महाराष्ट्र में, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री, तो बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, तो उनके साथ एक कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो मे भी ज्यादातर यहाँ बोली जाती है। बट मैं उस आई थिंक जगह से आता हूँ जहाँ इतना इंग्लिश का प्रयोग नहीं होता। राइट। तो अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश की, क्योंकि हर लोग कहीं और से आते हैं, तो एक डिसेंट एक फॉर्मल लैंग्वेज मानी जाती है अंग्रेजी को। तो उस तरीके से कोशिश की अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि आज की डेट में मुझे अभिनय के क्षेत्र में भी काम आ रही है। राइट। राइट। आपके अभिनय में आएंगे हम लोग, बात करेंगे उस पे। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज और जानना है कि आप जब आप मॉडलिंग में गए थे उस वक्त यू आर अर्निंग, आप कहीं और से आप कहीं और भी काम कर रहे थे या फिर आप जस्ट डिपेंडेंट थे मॉडलिंग पे? उस टाइम एक्चुअली ये हुआ था कि एक बाहर की मोबाइल कंपनी थी जियोनी। 2013 में आपने देखा होगा जियोनी के बहुत स्मार्टफोन्स वगैरह आते थे। तो मैं उस टाइम अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहा था ना, आई वाज बैक ऑफिसर मैनेजर। ओके। तो जितना भी इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका हिसाब रखना, सारा डेटा एनालाइज करना, प्रोडक्ट्स, सो वो डिपार्टमेंट आई यूज्ड टू मैनेज। तब मुझे एक रेमंड्स का शो के बारे में पता लगा था। वो चंडीगढ़ में हो रहा था, एंड मुझे याद है कि मैंने वरुण बहल और साहिल अनीजा के लिए वॉक किया था। राइट। एंड वो मेरा फर्स्ट शो था। एंड उसके लिए uh, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी बेसिकली, काम ओवरलोड था। एंड एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ा हो गया था कि या तो मैं इस जॉब को चुन लूं या तो मैं इस मॉडलिंग को चुन लूं। तो अब ये भी है कि लाइक अब चलो मॉडलिंग जॉब बाद में नहीं मिला तो उसके बाद कैसे सर्वाइव करूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम चल रहे थे। इट्स बहुत एक ट्रिकी सा होता है ना सिचुएशन कि क्या चूज करें हम। तो ये टफ डिसीजन मैंने उस टाइम लिया कि लेट्स ट्राई ऑन मॉडलिंग, बिकॉज मैं एजुकेशन मतलब अभी इस जॉब से तो कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास ना टाइम मिल रहा है, ना मेरे पास लाइक समय है, ना पढ़ने का टाइम है, ना मैं प्रॉपरली वो फाइनेंशियली स्टेबल हो पा रहा हूँ। तो मैंने उस टाइम चूज करके आई चूज की ठीक है, शोज करते हैं। तो मुझे याद है 2 दिन का हमारा ये 2 दिन का, एक दिन ट्रैवलिंग पे लगा था और एक दिन हमें वहां पे जाके शो करना था। तो मेरी फर्स्ट इनकम मॉडलिंग की 8,000 थी, मुझे एक दिन में मिल गया था, जिससे मैंने अपनी स्कूल की मतलब सेव भी कर लिया था अपना। लाइक मतलब 8,000 मेरी सैलरी थी और 8,000 मुझे एक एक दिन दिन में में मिल मिल गई। गई। क्वाइट अ डिफरेंस। तो चीजें वहां से फ्लिकर हुई, एंड देन आई वाज एब्सोल्युटली हैप्पी विद माय डिसीजन नाउ, अगर देखिए इन 10 साल बाद। तो या द मॉडलिंग वाज क्वाइट नाइस फॉर मी, बहुत अच्छा मुझे ट्रीट किया। एंड क्वाइट मतलब बहुत सारी चीजें मैंने सीखी इस इंडस्ट्री में। अग्री अग्री। जनरल, बट टेल मी वन थिंग, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था आपसे क्योंकि मॉडलिंग हो या फिर ग्लैमरस वर्ल्ड हो ना, यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी का डिबेट हमेशा से रहा है कि सस्टेन कैसे करना है अपने आप को, अपने आप को जमा के कैसे रखना है इस जगह में। तो आपको कभी भी बीच में फील हुआ था इनिशियल टाइम में कि चलो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मॉडलिंग करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, या मैं सस्टेन कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? कभी डिसीजन में कभी आपको हर्डल आया था बीच में? हाँ, बीच में मुझे ये चीजें हर्डल आई थी। मुझे याद है कि आई थिंक वो उस जॉब के बाद मुझे काफी टाइम ना काम मिल नहीं रहा था। मैंने अपनी मॉम से भी मेरी मॉम से भी डिस्कशंस होती थी। मैंने अपनी माता जी को बोला कि मैं 3 महीने और देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो देन आई विल फाइंड आउट कोई जॉब, एंड देन उसके बाद मैं करूंगा। बट वो 3 महीने मैंने एक एक ये होता है ना कि एक लास्ट होप राइट। कि अब करना ही है। तो कोई कास्टिंग नहीं छोड़ी, कोई अपने आप को प्रॉपर ग्रूम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो बट उसके बाद वो रिजल्ट आने लगे।
सो उसका ओवरऑल मैंने यही, आई थिंक यही चीज समझी, आपको अगर इस मॉडलिंग में सस्टेन होना है तो आपको ना बातों से नहीं, आपको एक्शन से काम करना पड़ेगा। हम बहुत सारी एडवाइस लेते तो हैं कि इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं वो तो हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर राइट। और हाँ, तो आप कम अगर एडवाइस दे रहे हो बट उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो चीजें दिखती हैं, तो सामने वाले को भी दिखती हैं। राइट राइट तो राइट। आई थिंक सब चीजें बदलने लगी। एंड मुझे याद है कि 1 साल तक मैं घर ही नहीं गया क्योंकि मैं इतना काम कर रहा था। आई थिंक ज्यादा काम करना और घर नहीं जाना, आई थिंक घर नहीं जाना दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपके पास काम था उस वक्त, आप काम कर रहे थे। नहीं, मैं जा रहा था बट ये कि मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था मैं काम नहीं दे को। पा रहा। लगे कि 1 हफ्ता या 5 दिन नहीं हो सकता। अब जब मेरे पास काम आया मैं निकल गया। तो इसके लिए भी था कि मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता। राइट देख कर लाए मुझे जहाँ मेरा बस्ता। तो मैं भी निकल गया अपनी जिंदगी, अपनी सपनों की, अपने अपने सपनों के पीछे भागते हुए निकल गया। राइट। एंड आपको लोग पसंद कर रहे हैं बहुत, वेन कम टू मॉडलिंग आपको लोग बड़े बड़े ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपको लोग ऑलरेडी देखना चाहते हैं बहुत, अभी इन फ्यूचर भी। तो बट यस, उस पर हम लोग बाद में आएंगे, बट उससे पहले आपने मॉम का जिक्र किया था, तो मैं उस पर आता हूँ थोड़ा सा। तो बेसिकली मैं जब रिसर्च कर रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप अपने मॉम के साथ क्लोथिंग लाइन के कुछ आपने स्टार्ट करने का सोचा था, या फिर वो प्रोसेस में है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर दो, क्या है वो। आ, एक दिन हम बैठे हुए थे, काफी टाइम बाद मुझे बहुत मतलब एक समय मिला अपनी अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो हम वैसे ही बातें कर रहे थे कि क्या है उनको, मतलब उनके पास सोइंग मशीन है हम्म, तो वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो मैंने बोला कि क्या बनाती रहती है यूजुअली। तो मैंने हम एक डिस्कशन करते गए कि हाँ मेरा लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है कपड़े वगैरह बनाना है। मैं हमेशा तो जो भी मेरे पास सेविंग होती है तो मैं उसको मार्केट जाके कभी सुई ले आती हूँ, कभी कोई फैब्रिक ले आती हूँ और उसको कुछ बनाती हूँ एंड पहन लेती हूँ। तो मैंने बोला कि क्या मतलब इसमें खुशी मिलती है या इसे कुछ करना है कि हाँ मेरा सपना तो था ऐसे कुछ कि अपना खुद का एक क्लोथिंग लाइन खोलूं। तो वो एक्चुअली मुझे फ्लिकर की एंड मैंने उसके बारे में थोड़ा सोचा। एंड जो अभी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया तो मुझे इतना पता है कि हाँ कहाँ से सोइंग मशीन मिलती है, कहाँ से फैब्रिक्स मिलते हैं। हम्म, अगर किसी मुझे टेलर्स या कारीगर्स की रिक्वायरमेंट्स हो तो मैं वो उसे उन्हें हायर कर सकता हूँ। अब उसमें फाइनेंशियल स्टेज पे हूँ। तो एक छोटा सा बुटीक अपनी मदर के लिए मैंने सेटअप किया था राइट उनके राइट। लिए, जो कि वो खुद ही संभालती है। राइट राइट, और मॉडल तो घर पे ही है। हाँ, मॉडल घर पे ही है बट उनका मेजर इंटरेस्ट वुमेन में ही है जो कि मैं पहन नहीं सकता। तो दैट्स ट्रू। राइट हाँ राइट मतलब ये राइट। चीज उनके लिए होगी, हाँ ये चीज उनके लिए इंस्टेंट हो गई कि हाँ शी इज हैप्पी। उन्हें उन्हें आई थिंक ये चीज उनका आई थिंक एक सपना था हम्म, जो कि मैं उस काबिल बन पाया कि हाँ मैं वो सपना उन्हें वो मैं उनका वो सपना पूरा कर पाया थी। और आने वाले टाइम में इसको और थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। यस, लुकिंग फॉरवर्ड। और जब भी रहेगा प्लीज टेल अस क्या है, एंड हम लोग भी मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी, उस क्लोथिंग बिल्कुल। लाइन का। यस। जेंडर, अब आते हैं आपके मूवी जर्नी के बारे में। तो सबसे हाँ, पहले तो आप खलबली रिकॉर्ड, एक वेब सीरीज आई थी, आपने राम कपूर के साथ काम किया था, एंड उसके बारे में पहले हाँ। डिस्कस कर लेते हैं कि आपको वो मिला कैसे था, एंड उस रोल को प्रिपेयर करने में आपने कितना मेहनत किया था। तो अभिजीत ये बेसिकली कोविड के दिनों की बात है। अ, मुझे याद है कि हमारा लास्ट फैशन वीक होने जा रहा था, दिल्ली में होने जा रहा था जो कि अमेजोन फैशन वीक था। इट वाज लाइक समथिंग वेरी ग्रैंड हैपनिंग। हमारे पास बुकिंग आ गई, हम लाइक मेरा हमेशा फैशन वीक से ज्यादा पूल मॉडल कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हो गया हमेशा। तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड देन उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद अनाउंसमेंट किया कि एक दिन का हम बिकॉज कोविड की वजह से ये चीजें बंद होने जा रही हैं। तो उस टाइम घर में बैठा था, एक फ्रेज निकला जैसे तैसे जो कि सबसे टफ था सबके लिए, मेरे लिए भी। अब पता नहीं है मॉडलिंग की इंडस्ट्री को, बिकॉज वो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल होगी भी नहीं होगी, आगे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने अपने एक दोस्त को रीच आउट किया कि एक्टिंग के बारे में देखते हैं क्या होता है।
तो मेरे एक पुराने मित्र है जो मेरे मॉडलिंग डेज में ही मेरे साथ हैं, पारस सोलंकी। तो मैंने उनको रीच आउट किया कि यार मुझे बताओ मॉडलिंग से रिगार्डिंग क्या कुछ है, यू नो एनी टीचर जहाँ पे मैं जाके सीख सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसका रीजन ये था कि इन 10 सालों में मैंने उन सभी बड़े एक्टिंग स्टार के साथ काम किया हुआ है एज अ मॉडल, रैम शेयर किया हुआ है एज अ मॉडल। राइट। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक स्टेप आगे और जाना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। 10 साल तक मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में सस्टेन किया है, वो भी स्ट्रगल नहीं किया मैंने, मैंने डोमिनेट किया है। राइट। तो क्यों नहीं, मैं किसी और प्रोफेशन में क्यों जाऊं, अगर मेरे पास ये सामने का रास्ता अगर खुला हुआ मुझे है, मेरे लिए है, तो मैं क्यों नहीं इसमें एक बार कोशिश करूं। तो वहां से आई थिंक मेरे मेरे मित्र ने मुझे क्लासेस के लिए मुझे बुलाया। मेरे सर जो अभी डीन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मंडी हाउस में, तो उनसे मैं मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे क्लासेस देना शुरू किया। तो जब उनसे डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक्टिंग तो नेवर एंडिंग, आप तो 30 साल भी सीखो या 20 साल भी सीखो या 15 साल भी सीखो, ये आपके ऊपर है। राइट। तो मैंने एक टारगेट चुना था कि अब कैसे करें इससे, मतलब कितना सीख। तो ये था कि 2 साल तक सीखता हूँ जब तक ये कोविड खत्म होता है, और उसके बाद मैं आई थिंक अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू करूंगा। तो आई थिंक 2 साल लग ही गए थे ये थर्ड फेज को जाने में। तब तक मैं अपने आप को, बिकॉज कुछ सब चीजें बंद थी, तो राइट। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी वो मैंने एजुकेशन में लगा दी, राइट। जो एक्टिंग के क्राफ्ट को सीखने के लिए कि एक्टिंग होती है। एंड मुझे याद है मैं मेरी वो क्लासेस खत्म होने के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, तो मैं अपनी दीदी के पास चला गया था, जो कि लाइक माउंट पहाड़ों में। तो उनके पास चला गया मैं। मुझे याद है मैं अपनी दीदी की टेरेस पे था, और मैं मतलब कॉफी वगैरह पी रहा था और नजारे देख रहा था बाहर के। तो मेरे पास मैसेज आता है कि कॉल इज अर्जेंटली इन लॉन्ग। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं कौन है, कौन मतलब होता है ना, नॉर्मली ऑडिशन वीडियोस वगैरह आते हैं कि ठीक है मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, तो इतना मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मुझे याद है कि वो मुझे छह छह महीने से ढूंढ रहे थे उस लॉकडाउन में। एंड देन जब मुझे 5-6 लोगों के फोन आए, मैसेजेस आए, वो मेरे को मैसेंजर में भी आए, इंस्टाग्राम में भी आए, व्हाट्सएप में भी आए, तब तब मैंने थोड़ा सीरियस लिया कि यार कुछ सीरियस बात है शायद। तो मैंने उन्हें कॉल किया। एंड देन उसके बाद मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ एक वेब सीरीज बनने जा रही है जो कि म्यूजिकल वेब सीरीज है, जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट दिखने वाले लड़के को ढूंढा जा रहा है जो दिल्ली की फ्लुएंट हिंदी बोलता है। तो उसके बाद हमारी उस पिक्चर की एक कहानी शुरू हुई, जहाँ पे मुझे बताया गया कि हाँ आपका कैरेक्टर ये है, जमुना पार से बिलोंग करता है, उसकी मॉम सिंगल मॉम है, फादर आर्मी में थे जो कि गुजर चुके हैं। तो ही सपोर्टिंग हिज होल फैमिली, और इसके साथ साथ अपने उसका एक इच्छा भी है जो एक हिप हॉप रैपर बनना है, बिकॉज वो अंडरग्राउंड एक रैपिंग वगैरह करता था। तो उसको एक बड़ा सपना है कि उसे मुंबई आके एक बहुत बड़ा हिप हॉप रैपर बनना है, जो कि आज के दौर में बहुत सारे अंडरग्राउंड रैपर्स हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसका कैरेक्टर फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, बिकॉज मैंने रैपिंग जिंदगी में नहीं की और हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो, राइट। तो उस टाइम मुझे मेरे डायरेक्टर है दिवांशु दिवांशु सिंह, तो उन्होंने मुझे कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ कराया, हमने वीडियो कॉल की। एंड उन्होंने बताया कि आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे गाने भेजे गए। तो पहले तो 2 दिन परेशान ही रहा कि ये कैसे अप्रोच करूँ इस कैरेक्टर को। फिर थोड़ा सा आइडिया लगाया, तो कुछ दोस्तों को फोन किया, चांदनी चौक जाके घूमा कि क्या क्या है वहाँ का, एनवायरमेंट कैसा है। उसके बाद पहले तो उस कैरेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की, उस एक्सेंट को डेवलप करने की कोशिश की, उस वो मुंहफट कहते हैं ना कि वो मुंहफट हाजिर जवाब एक्सेंट बनाने की कोशिश की कि ये लड़का झुकेगा नहीं। तो उस कैरेक्टर के लिए उस जगह को एक्सप्लोर किया।
जाके वहां पे सोया, फुटपाथों पे सोया एक्चुअली मैं 2-3 दिन, हम्म, कि देखते हैं कि क्या है अ, कि चांदनी चौक। एंड वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, वहां जाके थोड़ी सेवा भी करी। हम्म, एंड कहाँ छोले भटूरे मिलते हैं, कहाँ दही बल्ले मिलते हैं, क्या चीजें हैं, एग्जैक्ट। जमुना पार क्या है। तो सारा वो पैदल एक हफ्ता आई थिंक चुपचाप बिना किसी को बताए वो एक्सप्लोर करता रहा, देखता रहा। एंड उसके बाद आते हैं हम रैपिंग के बारे में। बेसिकली रैपिंग कभी मैंने की नहीं थी, तो मेरा ये होता था कि उस कैरेक्टर को अप्रोच करने के लिए आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट, आपका ब्रीदिंग में बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उसमें बीपीएम का यूज होता है। राइट। आप करते 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 यूज यूज टू होते हो। हम्म, तो रोज बैठ के अपनी डिक्शन को ठीक करना, उस रैपिंग को करेक्ट बोलना, रोज 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 उस स्पीड में बोलना। और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए ये भी था कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, और जो कि मुझसे हो नहीं रहा था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, बट सांस उखड़ती है हमेशा। और क्या कर सकते हैं, तो माइंड में आया कि कुछ एक्सरसाइजेज इन्वेंट करनी पड़ेगी शायद। वो अचानक से आया, मुझे नहीं पता वो कैसे आया मेरे दिमाग में, बट वो मुझे लगा कि ये शायद मेरी ब्रीदिंग को ज्यादा इन्हांस करेगी और कंट्रोलेबल करेगी, जिससे जो कि मैंने रोज सुबह प्राणायाम, अनुलोम विलोम और उसके बाद स्विमिंग करना शुरू किया। हम्म, ये इन दो चीजों से आपकी ब्रीदिंग बहुत बहुत, आपकी पकड़ में आती है। राइट, राइट, तो राइट। वो चीज मैंने शुरू की। और याद है कि पहला दिन था मेरा बॉम्बे में, मैं लैंड हुआ होटल में, आई थिंक मैं था। और सुबह मेरा 7:30 बजे का कॉल टाइम था, मेरा फर्स्ट टेक होना था। मुझे याद है 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आई थी कि करूँगा क्या। तो मैं 4 बजे, सुबह 4 बजे तक सोया नहीं था। फिर उसके बाद लाइक एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिला। एनवायरनमेंट आई थिंक आपको अगर उस एनवायरनमेंट में कुछ क्रिएटिविटी अगर आपको करनी है, तो उस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली आपको ढालना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। अगर नहीं है फिर भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि उस एनवायरनमेंट को मैं पॉजिटिव कर दूं। तो वो कोशिश चलती रही मेरी। एंड उसके बीच बीच में जैसे मैं रैपिंग के बारे में, बिकॉज मैं आई वाज परफॉर्मिंग कम से कम 4-5 सॉन्ग, मुझे जो गाने हैं या हम्म, लिपसिंग भी करनी है। तो हर एक नया गाना मिलता है, उसमें लिरिक्स चेंज होते हैं, फिर उसको याद करो। तो ये होता था मेरा कि अगर दिन का शूट है तो मेरा 9:30 बजे डिनर करने के बाद हम्म। 10:30 बजे अपने आप को बाथरूम में लॉक करके उसके बाद प्रैक्टिस चालू था। राइट, 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 राइट। मुझे होटल के नेबर में कितनी कंप्लेन आई, सर आपके रूम से नॉइज कंप्लेन आ रही है। सॉरी। राइट। मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोलूँ मैं। अग्री, 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 अग्री। इट्स क्वाइट अ तो हार्ड। तो आई थिंक मेरे लिए तो आई थिंक वो कोई हार्ड नहीं था, मुझे वो प्रोसेस कोई हार्ड नहीं लगा। मैंने एंजॉय किया, बिकॉज ये सपना मैंने देखा था अपने लिए। और जितनी मेहनत की इस सपने के लिए की, और उस मेहनत का ये फल मिला। तो मैं मेहनत तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेहनत तभी होती है जब आप उस चीज को करना चाहते हो, और जब आप उस चीज को पैशनेटली करना चाहते हो तो वो मेहनत कभी रहती नहीं है, वो मजा बन जाती है। राइट, 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 राइट। अग्री, अग्री। उसमें आपको ना नींद आती है, ना आपको खाना पीने का होश होता है, ना कुछ होश होता है, ना ना मतलब दुनियादारी का कोई होश होता है, आप अपने काम में मगन होते हैं। हम्म, तो यही मेरा सिंपल फंडा है। हम्म। राइट, राइट। एंड ये चीजें कंप्लीट हुई। एंड बाकी रिजल्ट आप लोगों के पास है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाने के लिए, और लोगों की आवाज, जितने भी यंगस्टर्स थे, बेसिकली ये वेब सीरीज उन लोगों के लिए थी जो हिंदुस्तान के हर एक छोटे से शहर में एक सपना लेके बैठे हैं कि मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ करना है। मैंने उन बच्चों को देखा है कि कॉपी पेन लेके कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं या अपने फोनों से रिकॉर्ड करते हैं। मुझे जहां तक याद है कि नोएडा में एक मेरा दोस्त का ना स्टूडियो है, तो वहां पे एक लड़का आता है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने उसका टी रैपर नाम रखा है। वो लड़का चाय बेचता है, 12 साल का है। हम्म, और उसको रैपिंग में बड़ा शौक है। हम्म। तो जब उसने वो मेरी वेब सीरीज देखी ना, तो उसके अंदर का भी वो जो आर्टिस्ट एक जाग गया, और मेरे सामने वो परफॉर्म भी करने लगा। मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया था, मैंने उसको स्टोरी डाली भी, हम्म, उसे प्रमोट करने की कोशिश की। इन फ्यूचर अगर मेरी मेरी अगर मेरे पास उतनी क्षमता हुई या उतना मैं कर पाया, तो उस लड़की को जरूर चांस दिलाऊंगा मैं जिंदगी में, अगर मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर पाया तो। हम्म।
ये अग्री। कोशिश हमेशा रहेगी। तो उन बच्चों ने मुझे अप्रोच किया, बेसिकली ये सीरीज थी ही उनके लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग कि आप इंस्पायर कर रहे हो लोगों को। नाउ लेट्स जस्ट कम टू आशिकी 3। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। आप मेन एंटेगोनिस्ट हो फिल्म में। तो इसके ऊपर आते हैं। तो ये मूवी जब आपको मिली थी तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या था? आपने ऑडिशन दिया था? मुझे बेसिकली हमारे बहुत अच्छे मेरे सर के मित्र हैं, मुकेश छाबड़ा सर। राइट। तो उन्होंने उनकी टीम ने मुझे रीच आउट किया था कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है जिसमें हम एक एक किरदार ढूंढ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, जो अ, बहुत ही एक अहम किरदार इस मतलब मूवी में निभाएगा। तो बात हुई, हमने ऑडिशंस वगैरह दिए, उन्होंने मुझसे कुछ टेस्ट वगैरह लिए। अ, अ, और उसको क्लियर करने के बाद देन ये चीजें फाइनलाइज हुई। पहले तो समझ नहीं आया था कि बेसिकली है क्या, बिकॉज बताते तो है नहीं। राइट। पहले तो पहले कुछ राउंड्स कास्टिंग्स के लिए गए मेरे थ्रू, मुझे कुछ ऑडिशंस वगैरह भेजने पड़े। एंड उन्होंने मुझे बार बार अलग अलग किरदार में कोशिश की कि हाँ मैं उससे उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करके दिखाऊं। तो चीजें हुई। मुझे तो बड़ा मजा आया कि हाँ चलो ठीक है, कुछ मेरे पास एटलीस्ट आया है, तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ इसमें। बाद में चीजें निकल के सामने है कि हाँ रे, ये पिक्चर है बेसिकली। एंड उसके बाद हमारे डायरेक्टर है अनुराग बासु सर, तो उनसे आई थिंक वो ट्रैवल कर रहे थे बेसिकली शूट के रिगार्डिंग ही, इस मूवी के रिगार्डिंग ही वो काफी ट्रैवल लोकेशंस वगैरह थे। आई थिंक फाइनलाइजेशन के लिए वो ट्रैवल किए कर रहे थे। तो उनसे मेरी बात वीडियो कॉल में हुई। जहां तक मुझे याद है कि मैं तो स्पीचलेस था जब मुझे बताया गया कि हाँ अनुराग सर आपको कॉल करेंगे और आपसे बात करेंगे। तो लाइक मैंने उन्हें आई थिंक उनका भी बोला था कि सर आई एम जस्ट लिस्टिंग, मुझसे बोला तो कुछ नहीं जाएगा। तो, तो So he's very sweet and he's very fond of it. And सर से आई थिंक आधा आधा 40 मिनट मेरी शायद बात हुई थी, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं था and वो ट्रैवल भी कर रहे थे, वहां पे नेटवर्क भी ज्यादा अच्छा नहीं था। तो उनसे बात होने के बाद चीजें फाइनलाइज हुई, देन आई केम ऑन बोर्ड। उसके बाद यहाँ से फिर एक नया एक सफर शुरू हुआ, जहाँ पे लोगों का प्यार, आई थिंक ये रिलीज हुई भी नहीं है और उससे पहले ही लोगों का प्यार मिला है मुझे। एंड लोगों ने पसंद किया। हमने जाके काफी लोकेशंस पे जाके शूट किया। नॉर्थ ईस्ट के काफी लोकेशंस को हमने एक्सप्लोर किया। सिक्किम में जाके हमने शूट किया। एंड बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट, लोग इतने सपोर्टिव थे वहाँ पे। सबका प्यार मिला। लाइक ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास शब्द है नहीं कि उसे एक्सप्लेन किस शब्द में किया जा सकता। राइट, राइट, राइट। बट अगर आप जब सिक्किम में शूट कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि अपने घर पे शूट कर रहे हो वहां पे? हाँ, मुझे यही था, मुझे लगा कि मैं घर पे शूट कर रहा हूँ। खाना भी वैसा ही है, लोग भी वैसे ही है, पानी भी, हवा पानी भी वही है, एनवायरनमेंट भी एग्जैक्टली वही है। एंड ये आई थिंक मुझसे ज्यादा मेरे डायरेक्टर को पसंद है। उनको ऐसी लोकेशन पे, क्योंकि उन्होंने लास्ट बर्फी बर्फी, राइट। एंड काफी काफी मूवीज उन्होंने वहां पे शूट की है। उनकी वन ऑफ द फेवरेट लोकेशंस है वो। बहुत इंजॉय करते हैं वो, हमसे ज्यादा इंजॉय करते हैं। हम तो बेचारे स्क्रिप्ट लेके काम करते रहते हैं कि हाँ ये डायलॉग याद करो, वो याद करो। मजे तो वो लेते हैं कि लाइक उन्हें घूमना है। ही इज वेरी फूडी। उन्हें वहां के हर एक अच्छे रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है, अगर अच्छा मोमो खाना है तो कहाँ जाओ, अगर अच्छा थुप्पा खाना है तो कहाँ जाना है, और लाफिंग खाना है तो किधर जाना है। ही नोज एवरीथिंग। राइट। हमें पूछना होता तो हम तो उल्टे ही पूछते थे कि जाए कहाँ। जाकर राइट, राइट। तो इट्स वन ऑफ द फन एंड नेवर फॉरगेट वाला एक जो मेमोरी होती है कि ये कभी भूल के भी नहीं भूला जा सकता। एक ऐसा अ, अ, सिलसिला ये रहा। एंड वहाँ की काफी लोगों से मिला मैं, लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया। एंड बहुत लोग सपोर्टिव थे, उन्हें अच्छा लगा बेसिकली, और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं उनके सिटी को, उनके स्टेट को, या उनके एक छोटे से कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब कल्चर एक प्योर की कल्चर है, जो लोग
इसके बारे में जितना अवेयर नहीं है, तो उसको मैं एक बार पोर्ट्रे करने का मुझे मौका मिला, उनके कल्चर को समझने का मुझे मौका मिला। वर्किंग विथ अनुराग बासु, वर्किंग विथ कार्तिक आर्यन, वो एक्सपीरियंस कैसा था? ऑन सेट एक्सपीरियंस कैसा था? इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कर दो आप। It's like working with Anurag sir is like an institute because वो एक उनके साथ काम करना एक सपना है, कि मेरा नहीं बहुत लोगों का सपना है। और उस सपने को जीने का मुझे मौका मिला उनके साथ। मैं कुछ नहीं बोल रहा था उनके, जो भी वो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। अनटिल अनलेस अगर जब टेक होता है तभी शायद मैं बोलूंगा, पर अदरवाइज मुझे वहां बोलने को कोई शौक नहीं। मैं सुन रहा हूँ क्या है, मैं देख रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस, उनको उनका उसको विजुअलाइज करने का तरीका। मैं इतना डीपली तो नहीं समझ पाया, बट जितना मैं समझने की कोशिश की, मैं उस बारे में बता सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। वर्किंग विद कार्तिक आर्यन, he is he is like a buddy. He is like a very like a giving actor. uh, he is one of the like अभी तक मैं यूजुअली ज्यादा मैंने स्टार्स के साथ काम किया नहीं किया, मैंने बड़े एक्टर्स के साथ नहीं किया। ये मेरी ख्वाहिश रहेगी कि इन फ्यूचर मैं उनके साथ भी स्क्रीन शेयर करूं। But working with him is kind of very helpful, very mature, professional actor. इतना बड़ा होने के बाद भी चीजें वो अच्छी तरह समझता है। सिंपल 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 इंसान है। अपनी फैमिली को वक्त देता है, अपनी अपने माता पिता को वक्त देता है, उनके साथ रहता है, एंड सपोर्टिव है अपनी फैमिलीज के लिए। इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी। राइट। सो ही इज अ फैमिली पर्सन, अंडरग्राउंडेड पर्सन। ज्यादा ऐसी कोई फालतू मस्ती नहीं, आराम से अपने काम से काम रखना, ध्यान में ध्यान रखना, एंड क्वाइट सपोर्टिव टू ऑल द टीम। अपने को एक्टर्स के साथ भी इज लाइक वेरी इम्पोर्टेंट। तो यही होता है, इट्स लाइक ए गिव एंड टेक। आपको जैसी वाइब मिलती है आप उस एनवायरमेंट में और अच्छा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो कि हाँ इसको और इनएक्ट अच्छी तरह से और क्या कैसे किया जा सकता है। तो ही इज काइंड ऑफ दैट गिविंग एक्टर। ही गिव दैट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम दैट कि हाँ हम अच्छा और परफॉर्म कर सकते हैं इस चीज को। राइट, 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 राइट। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड आपको देखने के लिए, एंड आशिकी थ्री को देखने के लिए। एंड वी ऑल नो कि आशिकी थ्री के बाद आपको तो लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, और भी ज्यादा प्यार करने वाले हैं। ये तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं उनके लिए या उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए जिससे वो मुझे प्यार करें। बट ये क्रेडिट सिर्फ मेरा ही नहीं होगा, सब टीम ने उतनी मेहनत की है। आई थिंक उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आप प्यार दिखाना जो लोग उस पूरे सीन को बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, बेचारे सोते भी नहीं है, उनको टाइम नहीं मिल पाता। इट्स अ काइंड ऑफ टीम वर्क। हर कोई उतना ही अप्रिसिएशन का हकदार है जितना मैं हूँ। और बहुत लोगों को पता ही नहीं वो लोग कौन है, बट उनकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। हमारे डायरेक्टर है, अगर उन्होंने ये सोचा नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। राइट, राइट। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू अभिजीत।